निधि की बात सुनकर मीरा खाते खाते रुक गई और कहा, हाँ पता चला क्या? निधि ने एक्साइटेड होकर कहा। तो मीरा ने उसे आधी अधूरी बातें बता दी और वसीयतनामे वाली बात नहीं बताई। मीरा नहीं चाहती थी कि निधि को इस बारे में कुछ पता चले और वह उससे और सवाल करे। मीरा की बातें सुनकर निधि ने कहा, क्या तुमने अपने पापा की तस्वीर देखी? हम पर हम नहीं चाहते कि वो कभी हमसे मिले। ये सब जानने के बाद हम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे निधि। मीरा ने उदास होकर कहा। निधि ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम परेशान मत हो, हम सब लोग हैं ना। अब से तुम यहीं रहोगी। एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही होगा ना? मीरा ने कहा, क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर में नहीं रह सकती? निधि ने बच्चों की तरह सवाल किया। कैसे? मीरा ने पूछा। मेरी भाभी बन जाओ, निधि ने शरारत से कहा। धत, कुछ भी कहते हुए मीरा वहां से उठकर चली गई। लेकिन निधि का कहा गया भाभी शब्द उसके मन में गुदगुदा गया। निधि ने नाश्ता किया और फिर मीरा को लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। अक्षत देर तक अपने कमरे में सोया हुआ था। दोपहर में नहाने के बाद वह उठकर नीचे आया तो राधा ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। अक्षत आकर डाइनिंग के पास बैठ गया। राधा ने उसके लिए खाना लगाया और आकर उसके पास ही बैठ गई। अक्षत ने एक निवाला तोड़कर राधा की ओर बढ़ाकर कहा, आपकी आदत नहीं जाएगी ना माँ? राधा ने मुस्कुराते हुए खाया और कहा, कल रात ही चले आए तुम लोग, सुबह आराम से आते, मीरा के लिए आना पड़ा माँ। अक्षत ने धीरे से कहा, वहाँ सब कुछ ठीक तो था ना बेटा? वह अचानक से अपने घर क्यों जाना चाहती थी? राधा अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अक्षत कहने लगा, कुछ नहीं, सही था माँ। मीरा का अतीत बहुत बुरा है। इस वक्त उसे हम सब के साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है माँ। इतनी प्यारी बच्ची के नसीब में ही इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? राधा कहते कहते उदास हो गई। जो अच्छे होते हैं ऊपर वाला उन्हीं के इम्तिहान लेता है। अक्षत ने कहा, तुम कब जा रहे हो? राधा ने सवाल किया। परसों सुबह निकल जाऊंगा माँ, अक्षत ने खाते हुए कहा। तुमसे एक बात पूछूं? राधा ने कहा। हम। अक्षत ने कहा, मीरा पसंद है तुम्हें? राधा ने धीरे से कहा। अक्षत खामोशी से राधा की ओर देखने लगा तो राधा ने कहा, देख बेटा, तू भी जानता है मोना के साथ जो कुछ हुआ वो एक भूल थी। उसके साथ तू कभी कुछ खुश नहीं रहेगा। मीरा अच्छी लड़की है, सबका कितना ख्याल भी रखती है। वो इस घर में आएगी तो उसे भी एक परिवार मिल जाएगा और हमें एक अच्छी बहू। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से बैठा रहा तो राधा ने आगे कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है आंसू, तुम आराम से जवाब दे सकते हो। मैं तुम्हारे आगे की जिंदगी मोना के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकती बेटा। मोना अच्छी लड़की है पर वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसी कोई लड़की जो मेरे जाने के बाद तुम्हें समझ सके, तुम्हें संभाल सके, वो सिर्फ मीरा है। सर, आप कहीं नहीं जा रही हैं, हमें मेरे साथ रहेंगी। अक्षत ने उन्हें हक करते हुए कहा। सुमित जी से मेरी बात हो गई है, तुम उन्हीं के पास रुकना और हाँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना खुद को, वहाँ ज़्यादा नखरे मत करना, राधा ने समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, वैसे भी जीजू अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैं एडजस्ट कर लूँगा, आप बस मेरी पैकिंग कर दीजिए। अक्षत ने उठते हुए कहा। आज साफ कर दूंगी, राधा ने कहा और किचन की ओर चली गई। अक्षत भी घर से निकल गया। उसे शुभ से जो मिलना था। अक्षत शुभ के घर आया। शुभ अपने कमरे में बैठा कोई फिल्म देख रहा था। अक्षत आया और कहा, अच्छा तो यहाँ हो रही है जाने की तैयारी, में कहीं नहीं जा रहा। शुभ ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। क्यों बे, इतनी जल्दी प्लान चेंज? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अक्षत आकर उसके सामने पड़े बिग बैग पर बैठ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने एलएलबी का करने का फैसला छोड़ दिया। पापा चाहते हैं मैं उनका ऑफिस संभालूं और आई थिंक वो पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा है। सर
ना नहीं पड़ेगा, शुभ ने कहा। और हमारे सपने का क्या? अक्षत ने हैरानी से कहा। कौन सा सपना? वो तो मैं बस तुझे कंपनी देने के लिए तेरे साथ अपने 2 साल वेस्ट कर रहा था, शुभ ने कहा। वाह बेटा, ये इतना बड़ा आसान, अक्षत ने ताना मारते हुए कहा। देख यार, तू जानता है वर्षा आड़े मेरी गर्लफ्रेंड, उसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और पापा भी चाहते हैं मैं इधर ही सेटल हो जाऊं। इसमें गलत क्या है? वैसे भी अगर मैंने वकालत की न तो सबसे बुरा वकील साबित होऊंगा, शुभ ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं परसों निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। अक्षत ने कहा। तू भी खामखा जा रहा है, अंकल का इतना बड़ा बिजनेस है, उसी में ट्राई क्यों नहीं करता, शुभ ने कहा। मेरे सपने कुछ और हैं, एक दिन ये पूरा शहर मुझे जानेगा, अक्षत ने कहा। वो तो अभी जानता है ही है। अच्छा सुन, शुभ ने कहा। हाँ बोल, अक्षत ने अपना फोन देखते हुए कहा। तूने उसे बताया कि तू उसे पसंद करता है, शुभ ने अक्षत के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। किसे? अक्षत का ध्यान अभी भी उसके फोन में था। अरे वही तुम्हारी वो मीरा जी, शुभ ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। अक्षत ने घूरते हुए शुभ को देखा और कहा। तू पीट जाओगे, बता रहा हूँ मैं। हाँ तो पीट लो, पर उससे सच थोड़े बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है बाबू, तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत कुछ है, शुभ ने कहा। तो अक्षत थोड़ा नरम पड़ गया और कहने लगा। हाँ पसंद करता हूँ उसे। तो फिर कहता क्यों नहीं, शुभ ने कहा। अभी उसे ये सब कहने का सही वक्त नहीं है यार, पहले कुछ बन जाओ उसके लायक, उसके बाद, अक्षत ने कहा। और तब तक उसे कोई और उड़ा ले गया तो, शुभ ने कहा। जान ले लूंगा उसकी, वो सिर्फ मेरी है, वो कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी। कहते हुए अक्षत ने चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। शुभ ने देखा तो मन ही मन मुस्कुरा उठा और कहा। मतलब लौंडे को इश्क हो गया है? इश्क कह लो या उस पे मेरा हक कह लो, मीरा सिर्फ अक्षत की रहेगी, अक्षत ने विश्वास से भरकर कहा। शुभ को बहुत खुशी हो रही थी ये जानकर कि अब उस अकड़मोना से अक्षत का पीछा छूट जाएगा और उसकी जिंदगी में कोई सही लड़की आ जाएगी। वह उठा और अक्षत के गले लगते हुए कहा। आज से वो भाभी हुई हमारी, तुम आराम से जाओ दिल्ली, उनका ख्याल रखने के लिए है हम ना। चल के कमीने, तुझ पे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या लास्ट में मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर दिया ना तूने, अक्षत ने उसके साइड करके कहा। तू सक्सेस हो जाओ लगेगा मैं हुआ हूँ, शुभ ने अक्षत को मनाते हुए कहा। चल अब मक्खन मत लगा, अक्षत ने दूर हटते हुए कहा। रुक अभी मेरा मूड ठीक करता हूँ, कहते हुए शुभ बेड पर के पास गया और छुपाई हुई सिगरेट निकाल लाया। शुभ ने सिगरेट जलाई और एक कस लगाकर अक्षत की ओर बढ़ा दी। अक्षत ने भी एक कस लगाया और सिगरेट शुभ की ओर बढ़ाकर कहा। दिल्ली जाकर नहीं पीऊंगा यार। क्यों? शुभ ने सिगरेट वापस अक्षत की ओर बढ़ा दी। अरे तनु दी है ना वहाँ, उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, अक्षत ने कहा। कोई न, मैं आधी आधी बचाकर रखूंगा तेरे लिए, शुभ ने कहा। तू भी पीना कम कर दे, कमीने मर जाएगा एक दिन, अक्षत ने कहा और सिगरेट का आखिरी कस लगाकर उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। शुभ ने रूम फ्रेशनर छिड़का और बेड पर बैठते हुए कहा। भाई तुझे स्टेशन छोड़ने मैं जाऊंगा, हाँ चलना परसों सुबह, अभी मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है, अक्षत ने कहा। तो शुभ ने उसे गले लगाकर कहा। मिस करूंगा तुझे कमीने, मैं भी, कहकर अक्षत ने उसे कसकर गले लगाया और चला गया। मीरा और निधि कॉलेज से घर आ चुकी थी। दोनों ने खाना खाया और ऊपर कमरे में चली आई। मीरा और निधि को एडमिट कार्ड मिल चुका था। निधि एग्जाम्स को लेकर जितना रिलैक्स थी, मीरा उतनी ही परेशान थी। उसके पास ढेर सारे नोट्स थे। मीरा ने पढ़ना शुरू किया ही था कि तभी राधा ने उसे आवाज़ लगाई। मीरा नीचे चली आई तो राधा ने कहा। तुम कुछ काम कर रही हो क्या मीरा? नहीं आंटी, बताइए ना, मीरा ने कहा। बेटा परसों आंसू दिल्ली जा रहा है, उसके साथ सामान भेजना है, कुछ लड्डू और मठरी वगैरह, तो
वो बनाने में मेरी मदद कर दो। राधा ने बड़े प्यार से कहा। मीरा मना नहीं कर पाई और कहा, हाँ आंटी, बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला। चलिए, दोनों किचन में आकर लड्डू बनाने लगी। किचन में काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी अक्षत आ पहुंचा। उसने मीरा को राधा के साथ विजय देखा तो इशारे से उसे हाथ की घड़ी दिखाई। मीरा को याद आया उसे अक्षत के साथ बाहर जाना था। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, राधा ने कहा, मीरा, ये सभी लड्डू जरा इस डब्बे में पैक कर दो। जी, मीरा ने कहा और फिर अक्षत की ओर देखकर हाथ से 5 मिनट का इशारा किया। अक्षत वहां से चला गया। मीरा जल्दी से काम निपटाकर बाहर आई। जैसे ही वह अक्षत के पास जाने लगी, दादी ने कहा, मीरा, जरा यहाँ आना बिटिया। जी दादी, कहते हुए मीरा उनकी ओर जाने लगी तो अक्षत उसके सामने आया और झुंझलाकर हाथों से देरी होने का इशारा किया। बस 2 मिनट, कहते हुए मीरा मंदिर में बैठी दादी के पास चली आई। अक्षत पांव पटक कर रह गया। मीरा दादी के पास आई। उनका काम करते करते 10 मिनट लग गए। फाइनली मीरा फ्री होकर जैसे ही जाने लगी, अपने कमरे से बाहर आते दादू ने कहा, अरे मीरा, मेरा चश्मा देखा तुमने कहीं? मुझे मिल नहीं रहा है। हम अभी ढूंढते हैं दादू, कहते हुए मीरा दादाजी का चश्मा ढूंढने लगी, जिसमें आधा घंटा हो चुका था। गुस्से से अक्षत बाहर निकल गया और कुछ देर बाद फिर कर उसने घर के लैंडलाइन पर फोन लगाया। फोन दादी माँ ने उठाया तो अक्षत ने वापस काट कर दिया। कुछ देर बाद उसने एक बार फिर फोन किया। इस बार भी फोन दादी ने ही उठाया, लेकिन अक्षत कुछ नहीं बोला, बस दादी ही हेलो हेलो बोलती रही। तो दादाजी ने कहा, अरे कौन है? फोन पर पता नहीं कौन नालायक है, कब से हेलो हेलो बोले जा रही हूँ, जवाब ही नहीं देता। आओ आप भी आकर बात करो, कहते हुए दादी ने रिसीवर साइड में रखा और चली गई। दादू फोन की ओर चल दिए। मीरा की नज़र खिड़की के बाहर खड़े अक्षत पर गई, जो कि उसे फोन के लिए इशारा कर रहा था। मीरा दादू के पास आई और कहा, दादू, आप चश्मा ढूंढ दिए हैं, हम देखते हैं। ठीक है। दादू वापस चश्मा ढूंढने लगे। मीरा ने आकर रिसीवर उठाया तो उधर से अक्षत ने कहा, सुनो मीरा, सब काम छोड़कर अभी के अभी बाहर आओ। लेकिन दादू का चश्मा? मीरा ने बोलना चाहा तो अक्षत ने कहा, दादू का चश्मा दादू खुद ढूंढ लेंगे, तुमने सबका ठेका नहीं ले रखा। तुम बाहर आओ, मुझे देर हो रही है। लेकिन मीरा ने फिर कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, अभी आओ, इसी वक्त, कहकर अक्षत ने फोन काट दिया। बेचारी मीरा क्या करे। जैसे ही जाने को हुई, दादू ने कहा, मीरा नहीं मिल रहा है चश्मा। मीरा उसके पास आई और कहा, दादू, आप शांति से बैठकर सोचिए, आखिरी बार कहाँ रखा था? हम ये सही है, कहते हुए दादू सोफे पर बैठकर सोचने लगे और मीरा फिर से उनका चश्मा ढूंढने लगी। जब मीरा बाहर नहीं आई तो अक्षत ही अंदर चला आया और यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। उसका गुस्सा और खुन्नस मीरा को साफ नजर आ रहा था। अक्षत को देखकर दादू ने कहा, ये तू यहाँ से वहाँ क्यों घूम रहा है? कुछ चाहिए? गाना गाने का मन कर रहा है? अक्षत ने झुंझलाकर कहा, हाँ तो गाओ ना, हम भी तो सुने, दादू ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। अक्षत ने मीरा को घूरकर देखा और गाने लगा, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। अक्षत रुक गया तो किचन से आती राधा ने कहा, तू चल ये आई, जा ना तू चल ये आई। अक्षत ने शर्माकर गर्दन घुमा ली। मीरा भी उनसे नजरें चुराकर अपने काम में लग गई। राधा दादू के पास आई और उसके कुर्ते में टंगे चश्मे को निकालकर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रहा आपका चश्मा।